नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास कह सकते हैं कि आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक कुछ समय अब बचा है, हमारा जीके का पेपर हो चुका है। अब हमारे सामने सब्जेक्ट सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है संस्कृत सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की तैयारी इतने कम समय में, मतलब अब लगभग 120 दिन के आसपास हैं, लेकिन अब हम माने कि 100 दिन मान लेते हैं इसको, कि 100 दिनों के अंदर अब हम अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह से कैसे फोकस करके पढ़ें और एक अच्छा स्कोर ले आएँ संस्कृत में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत, सारे सब्जेक्ट्स की कट ऑफ की बात करें तो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कट ऑफ जो है वह बहुत ही ज़्यादा रहती है। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करें तो वो संस्कृत की ही रहती है। तो इतनी हाईएस्ट कट ऑफ रहती है तो इतने हाईएस्ट हमारा फर्ज भी बनता है कि इतने नंबर हम लेकर के आए। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों की बात आज अपन करते हैं इस क्लास के माध्यम से कि हमें किस सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट में किस यूनिट पर फोकस करना है और उस यूनिट में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें मूल रेफरेंस बुक से जाकर के पढ़ना है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने पढ़ा है वो अपने आप में सफिशिएंट है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहली बात सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर जो है वह है वैदिक साहित्य है। उसका नाम है वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य में प्रारंभ में सबसे पहले बात करें तो देवता हैं, उन देवताओं का परिचय है, जैसे अग्नि देवता, सवित्री, इंद्र, रुद्र, बृहस्पति, अश्विनो, वरुण, उषस, सोम। इन सूक्तों में से हमें क्या करना है, इन जो देवता हैं, तो इस जो ये टॉपिक है इसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो देवता, इस सूक्त में कुछ विशेषण है देवताओं के, वह देवताओं के विशेषण पूछे जा सकते हैं, या इनका जो निवास स्थान है, द्युस्थानीय है, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, कौन सा देव किस स्थान का है ये चीज हमें पता होनी चाहिए, किस देवता का क्या विशेषण है ये पता होना चाहिए, और इन देवताओं की जो सूक्त हैं उन सूक्तों में कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं जो कि आपके नोट्स में आपके पास हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके पास जो भी बुक्स है उसमें भी मिलती है ये सारी चीजें, और नेट की जो बुक है उसमें मिलती है। तो ये कौन से देवता की कौन सी सूक्ति है ये चीज हमें पता होनी चाहिए, न कि इन सारे सूक्तों को नहीं पढ़ना है। जैसे रुद्र या बृहस्पति हमारे यहाँ अश्विन, इन जैसे अग्नि, इन सूक्तों का जो ये विशिष्ट अध्ययन है, इन सूक्तों को हमने जा करके डीप में पढ़ना है सारे सूक्तों को, लेकिन इसमें से हमें देवताओं के सामान्य से परिचय ही पता होना चाहिए। जैसे सवित्री है तो सवित्री सूक्त का विशेष अध्ययन करने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन सामान्य से कुछ बातें जो हैं सवित्री देवी से संबंधित वो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो सूक्तों का विशेष अध्ययन है, अग्नि है, इंद्र है, पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, ये सारे सूक्त हैं, शिव संकल्प सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है। इन सूक्तों का विशेष अध्ययन मतलब इनके एक एक सूक्त को हमें देखना है, और दूसरी बात एक एक सूक्त में हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा सूक्त किस देवता के लिए कहा गया है, कौन सा सूक्त किस देवता के लिए कहा गया है। क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि एक लाइन पूछ ली जाती है और पूछ लिया जाता है ये किस देवता के लिए कहा गया है या ये किस सूक्त से लिया गया है। ये ऐसा प्रश्न जो है वह यहां से बनने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए हमें एक एक सूक्त का सार सूक्त है वह सूक्त को हमें यहां पर डिटेल में जाकर के पढ़ना चाहिए। अब तीसरे टॉपिक की बात करें तो वैदिक काल के विषय में वो जो विभिन्न मत हैं, मैक्स मुलर है, जैकोबी है, वेबर है, दयानंद सरस्वती, इनके जो है मत इसमें सेलेक्टेड मैटर है, 1 या 1.5 पेज में हो जाता है, और इसमें कहीं प्रश्न घुमा फिरा करके पूछने की कोई मिलता ही नहीं, मैटर ही नहीं मिलता है, तो एज इट इज सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, तो वहीं से क्वेश्चन यहां से इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं ब्राह्मण और आरण्यक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण और आरण्यक। ब्राह्मण और आरण्यक जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद हैं, चारों वेदों के ब्राह्मण हैं, चारों वेदों के आरण्यक हैं। तो हमें चारों वेदों के ब्राह्मण और आरण्यक ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है ये चीज तो पता ही होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। दूसरी बात, इसके बाद ये पता होना चाहिए कि उस ब्राह्मण में क्या क्या मुख्य चीजें हैं, मुख्य विषय
क्या क्या है, ये चीजें हमें ब्राह्मण से रिलेटेड जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो है आरण्यक, आरण्यक किस वेद का कौन सा आरण्यक है और उस आरण्यक में किस किस विषय का विवेचन किया गया है, ये भी इन आरण्यकों के बारे में पता होने चाहिए। और कुछ आरण्यक उपनिषद ऐसे हैं जिनकी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का हमें ज्ञान होना चाहिए, जिनकी विषय वस्तु का ज्ञान हमें होना चाहिए, जिसमें एक तो ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है। इसमें ईशोपनिषद तो आप सभी को पता है, आपने फर्स्ट ग्रेड वगैरह में भी पढ़ा होगा, बहुत इजी है, 18 मंत्र हैं, तो इसको पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बात है कठोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद, जो कि कठोपनिषद में आप सभी ने श्रेय प्रेय का वर्णन है, यम नचिकेता संवाद है, जो कि यम नचिकेता संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी उक्ति यम ने कही है, कौन सी उक्ति नचिकेता ने कही है, ये चीज परीक्षा में पूछी जाती है। 3 जो वर हैं वह वरत्रय जो है वह भी हमें पता होने चाहिए, पहला कौन सा है क्रम पता होना चाहिए, ये जो है वह कठोपनिषद से पूछी जाती हैं। तैत्तिरीयोपनिषद वही उसकी जो वल्ली तैत्तिरीयोपनिषद जो है उसके जो भाग हैं वहां से, और उपनिषद जो दूसरे जो उपनिषद हैं वह किस वेद से संबंधित हैं, उससे संबंधित भी जो बातें हैं वह परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो ये जो है वह उपनिषदों से संबंधित बात हो गई, उसमें कठोपनिषद, ईशोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद, ये जो उपनिषद हैं उस उपनिषदों को हमें मूल बुकों से जाकर के पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी उक्ति किसने कही है और किस उपनिषद में किसका वर्णन है। 1 2 3 बार आप पढ़ लोगे तो सारी पिक्चर आपके दिमाग में उपनिषदों से रिलेटेड क्लियर हो जाएगी। चलिए अगली बात करते हैं वेदांगों का सामान्य परिचय एवं निरुक्त। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये सारी जो वेदांग है, 6 वेदांग, उनका सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए। और इसमें भी शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं, इसके बाद कल्पों के जो भेद हैं, इसके बाद व्याकरण से संबंधित जो भी बातें हैं, वो सारी चीजें वेदांगों से संबंधित आप वैसे भी आपने पढ़ी रखा होगा। शिक्षा ग्राणम तु वेद से, वो सारा जो इंपॉर्टेंट है, जो पाणिनि शिक्षा का श्लोक है वह इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन तो वहां से आते ही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेदांगों से संबंधित। और इसके बाद करते हैं निरुक्त की। निरुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। निरुक्त में जो षड्भाव विकार हैं, अस्ति, जायते, विपरिणामते, वर्धते, अपक्षीयते, ये जो सारे षड्भाव विकार जो हैं इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, जो षड भाव विकार हैं उसमें ज्यादा पूछा नहीं जाता है, उसकी जो परिभाषाएं हैं, अस्ति है, जायते है, परिणामते, इसकी जो भी परिभाषाएं हैं उस परिभाषाओं को एज इट इज याद करके उसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। उस नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात की परिभाषाएं याद करनी है। सत्व किसे कहते हैं, इसके बाद भाव किसे कहते हैं, सत्व विशेष क्या है, सत्व सामान्य क्या है, नाम सामान्य, भाव सामान्य क्या है, भाव विशेष क्या है, इसको हमें देखना है। इसके बाद बात करते हैं वह ये है कि नाम, उपसर्ग, निपात जो है, निपात और उपसर्ग और निपात जो है, इनमें विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। हो सकता है वह गार्ग का होगा या शाक्टायन का होगा, है ना। तो इनमें इनके जो मत हैं उन मतों को, संस्कृत की जो उक्तियां हैं उसको एज इट इज याद कर लीजिएगा, क्योंकि एज इट इज वो उक्तियां नेट के परीक्षाओं में भी पूछी गई हैं। और इसके साथ में ही कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा है उसमें भी एज इट इज वो उक्तियां पूछने का हो सकता है कि वो पूछ सकता है। हम जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसमें भी जो हमने क्वेश्चनों का लेवल है उसको इसी आधार पर बनाया है, जिस आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आरपीएससी द्वारा हो रही है उसमें पूछा जाता है। तो हमने उस पेपर में एज इट इज इन सूक्तियों को भी शामिल किया गया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है शब्दों की व्युत्पत्तियां, जो कि निरुक्त में है। शब्दों की व्युत्पत्तियां हो सकती है वह वीर है, अग्नि है, इन सारे शब्दों की रद है। इन सारे शब्दों की जो व्युत्पत्तियां हैं उन व्युत्पत्तियों को एज इट इज, उसमें कहीं कुछ, एक तो शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उसमें धातु क्या है, और उस शब्द की कितनी व्युत्पत्तियां निरुक्त में दी गई हैं। एक शब्द की अगर एक ही व्युत्पत्ति तो ठीक है, किसी शब्द की 3 व्युत्पत्तियां तो हमें तीनों पता होनी चाहिए। तीनों व्युत्पत्तियों में धातु कौन सी मानी गई है ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए, और जितनी व्युत्पत्तियां निरुक्त में दी गई हैं वो सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो इकाई है उसमें हमें
सूक्त जो है उन सूक्तों का बहुत डीप में जाकर के अध्ययन करना है, जो विशेष अध्ययन के अंतर्गत हमारे सिलेबस में है। इसके बाद उपनिषदों में जो ईशकट और तैत्तिरीय जो है उन उपनिषदों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्सों को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की सामान्य जो जानकारी है वो हमें ये पता होना चाहिए कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, किस वेद का कौन सा उपनिषद है, कौन सा आरण्यक है और उनकी विषय वस्तु मुख्य तौर पर कौन कौन सी है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप श्वेता क्षेत्रोपनिषद जैसे है तो उसको पूरा उपनिषद अंदर से पढ़ो, नहीं पढ़ना है, ठीक है। केनोपनिषद है तो केनोपनिषद को नहीं पढ़ना है पूरा उपनिषद, उसकी जो सामान्य बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और वेदांग है तो 6 वेदांगों के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके पास हैं, वो सारी चीजें भी आपको पता है होनी चाहिए। निरुक्त जो है वह निरुक्त का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ रखता है, निरुक्त उद्देश्य के जो निरुक्त अध्ययन के जो उद्देश्य हैं उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है और वह हमें आता भी नहीं है। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात जो है इन सारी चीजों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये जो बात हुई वह पहली यूनिट जो है फर्स्ट पेपर की उसकी बात हुई। दूसरी यूनिट जो कि है वह है दर्शन से रिलेटेड। इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में एक तो है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। अब इसमें हमें 72 कारिकाएं हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमें ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में 72 श्लोक सारे पढ़ने, तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि देखिए 72 श्लोक हैं। अब इसमें कुछ जैसे प्रकृति, पुरुष, सत्कार्यवाद, ऐसे कुछ टॉपिक हैं। तो अब सांख्य कारिका की जो 72 कारिकाएं हैं उन 72 कारिकाओं में आप देखिएगा कि उन सबका संबंध प्रकृति और पुरुष से ही है। कहीं ना कहीं प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष, प्रकृति नहीं तो पुरुष, पुरुष नहीं तो प्रकृति, इनका संबंध मुख्य तौर पर प्रकृति पुरुष से ही है। तो मैं कहना चाहूंगा, हालांकि नो डाउट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे जो आपके टॉपिक में है, सत्कार्यवाद है, असत्करणाद, उपादान ग्रहणाद, ये है प्रकृति पुरुष से संबंधित जितनी कारिकाएं हैं, 72 कारिकाओं में जितनी भी प्रकृति और पुरुष से संबंधित जितनी कारिकाएं उसको आप छाट लीजिए और उसको छाटने के बाद उन्हीं के नोट्स आपको बना लेने हैं और उन कारिकाओं को पढ़ना है। और आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ कारिकाएं ऐसी हैं जो आपको लगता है कि नहीं इनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको 1-2 कारिका अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कहीं कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है। और कहीं उसमें से प्रश्न आ जाता है तो आपको नो डाउट बहुत से विद्यार्थियों से आप आगे बढ़ सकते हैं अगर वो क्वेश्चन आपने सही कर लिया होगा। तो ये जो है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका में जो 72 कारिकाएं हैं उनमें जो सिलेक्टेड आपको लगता है प्रकृति पुरुष या फिर आपके टॉपिक में जो भी है टॉपिक आपके सिलेबस में उससे संबंधित जो कारिकाएं हैं उसका कलेक्शन अगर अलग बना लीजिए और उससे संबंधित आपको फिर अपने नोट्स को बनाना है। सदानंद का वेदांत सार जो है तो उस वेदांत सार में जो अनुबंध चतुष्टय आदि है, नाम, अधिकारी, विषय, संबंध, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो बनाने हैं। इसके बाद जो षटक संपत्तियां हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे संबंधित विवर्त है, अपवाद है, ये जो सारी चीजें हैं इसमें आपको पढ़नी है और आपके इसमें जो टॉपिक हैं वह टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। केशव मिश्र की तर्क भाषा, उसमें भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ना है। एक इसमें जो टॉपिक्स हैं उसका नाम है हेत्वाभास। यद्यपि सिलेबस में हेत्वाभास नहीं लिखा हुआ होता है लेकिन आपको हेत्वाभास जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है और प्रत्येक हेत्वाभास जो है उसका जो उदाहरण है उसको भी आपको पढ़ करके जाना है। इसके बाद बात करते हैं लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, पतंजलि योग सूत्र जो है उसको भी पढ़ना है। और सर्वदर्शन संग्रह की बात करें तो सर्वदर्शन संग्रह जो है उसमें जैन, देखिए बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये जो 2 दर्शन हैं वह आपको उसका मैटर लिमिटेड है, आपको कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे। वही जैन दर्शन जो है वह जैन दर्शन का जो मैटर है वह सर्व दर्शन में बहुत ज्यादा है। तो मैं क्यों इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे भी जैन दर्शन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है शास्त्री में, लेकिन फिर भी जैन दर्शन का एक क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था। तो
मैं कहना चाहूंगा जैन दर्शन जो है वो आपको सर्वदर्शन जो संग्रह है वहां से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन का मैटर जो आपके नोट्स है उसमें आपको मिल जाता है, सफिशिएंट है वो मैटर। लेकिन जैन दर्शन का जो मैटर है वह मैं कहना चाहूंगा आपको सर्वदर्शन संग्रह में से ही आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि वहां पर औदायिक भाव है, पारिणामिक भाव है, ये सारी परिभाषाएं जो हैं, ठीक है, कर्म बंधन के हेतु कौन से हैं, तत्व कौन से हैं, द्रव्य कौन से हैं, स्थिति में कौन सा द्रव्य सहायक है, चलने में कौन सा द्रव्य सहायक है, कौन सा द्रव्य ऐसा है जो समस्त वस्तुओं को एक अवगाह दे रहा, ये सारी चीजें हैं वह जैन दर्शन से संबंधित प्रश्नों में पूछी जाती हैं। मोक्ष किसे कहते हैं ये प्रश्न पूछा जाए, तो ये सारी चीजें हैं वह सर्वदर्शन संग्रह में मिलती हैं। तो आपको इसको ऑथेंटिक बुक जो है उमाशंकर ऋषि की सर्वदर्शन संग्रह उसको ला करके पढ़ना चाहिए। तो ये जो है वह दर्शन से रिलेटेड जो बात है वह हो जाती है। तीसरी बात करते हैं वह है व्याकरण भाषा विज्ञान। ये जो यूनिट है वह बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी कमज़ोर होती है, लेकिन एक चीज़ हमेशा मैं बोलना चाहूँगा कि दर्शन आप कर लोगे, वैदिक इकाई जो है वैदिक यूनिट है उसको भी कर लोगे, लेकिन इसको थोड़ा सा है वो आप फोकस कीजिएगा, समास में कहीं दिक्कत आती नहीं है। ये जो टॉपिक है तिगंत, ये जो टॉपिक है उसमें भू एवं एद धातु, भू एवं एद धातु है उसके 200 लकार, 200 लकार हमें याद होने चाहिए। भू धातु में क्या चलता है, एद धातु में क्या चलता है, लिट लकार क्या चलता है, लोट लकार क्या चलता है, लिट लकार क्या चलता है, ये सारी चीजें हमें 200 लकारों में, जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते तो उसमें 5 लकार ही हमें पूछते हैं, लेकिन इसमें 200 लकार हमें याद होने चाहिए और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए हमें सबसे पहली बात तो 200 लकार याद होनी चाहिए। बाकी लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसमें इस तिगंत प्रकरण से संबंधित जो भी सूत्र हैं उन सूत्रों का काम क्या है, किस सिद्धि में लग रहा है, और उसका व्याख्या जो सूत्रार्थ है वो सूत्रार्थ आप एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उसमें वो सूत्रार्थ भी एज इट इज याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो तिगंत है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि समास तो आपन ने पढ़ ही लिया है, कृदंत भी आपने पढ़ा है, तद्धित में 2 ही अपत्यार्थक और मतवर्तीय ये भी पढ़ा है, और स्त्री प्रत्यय हैं वो भी आपने पढ़े हैं, और परिभाषिक शब्दावली जो है जो कि सर्वनाम स्थान है या फिर पद संज्ञा कौन सी है, उपदा संज्ञा कौन सी है, टी संज्ञा कौन सी है, ये सारी संज्ञा जो परिभाषा शब्द है वो भी आप पढ़ लोगे, लेकिन ये जो है इसको आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ रखी हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। एक बात करते हैं महाभाष्य की। महाभाष्य जो है ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसमें जो भी है मतलब व्याकरण के 5 जो हैं वो मुख्य नियम हैं, 13 गौण नियम हैं, इस प्रकार से जो भी बताए गए हैं इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, और महाभाष्य से रिलेटेड जितना मैटर आप पढ़ोगे उतना आपको कहीं ना कहीं फायदे में रहोगे, क्योंकि एक महाभाष्य भी हमें कंफ्यूज करता है, ठीक है, ये चीज है। सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण, कारक प्रकरण में कारक के जो सूत्र हैं याद रखना, ये सिद्धांत कौमुदी का ही पढ़ना है, ऐसा नहीं हो कि आप लघु सिद्धांत कौमुदी यार किसी गाइड से पढ़ करके चले जाओ कि कुछ सूत्र उसमें छूट भी रहे। सिद्धांत कौमुदी ले आइए आप, और उसमें जो कारक प्रकरण है उसके एक एक सूत्र की व्याख्याएं और उसके उदाहरण, कौन सा रुच्यार्थानाम प्रियमाण, तो वाक्य जो उदाहरण है उसमें प्रियमाण शब्द क्या है, ठीक है, उसको हमें पता होना चाहिए। धारे उत्तम वर्ण, तो उत्तम वर्ण क्या है, अधमवर्ण क्या है, ये चीज पता होना चाहिए। और सारे ऐसे सूत्रों में कौन सा गौण कर्म है, कौन सा मुख्य कर्म है, ये सारी चीजें, अकथितम च सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना, ठीक है। एक वो भी आता है कि एक कर्म संज्ञा में एक दूसरा सूत्र भी आता है कि उस सूत्र का मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, तो वो सारे जो चीजें हैं वह आपको कारक प्रकरण में सिद्धांत कौमुदी जो है उसमें से कारक प्रकरण आपको पढ़ करके जाना है। जो मैं बोल रहा हूं वो ये है जिसको मैं भूल रहा था, ग्रामम गच्छस तृणम स्पर्शति, ठीक है, ग्रामम गच्छस तृणम स्पर्शति ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ये जो उदाहरण है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ करके जाना है। एक इंपॉर्टेंट बात, भाषा विज्ञान।
भाषा विज्ञान, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर, इनके नियमों को आपको पढ़ना है। इसके साथ में ही जो संस्कृत वर्णमाला है, उस वर्णमाला में किसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें भाषा विज्ञान के आधार पर आपको पढ़ के जाना है। और भाषा विज्ञान में जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, पारिवारिक वर्गीकरण है, और इस चीज को एज इट इज इंडेक्स बना करके अपने दिमाग में सेट कर लो और उस इंडेक्स को एज इट इज कॉपियों में बनाओ। कितनी ही बार भाषा विज्ञान को मैं कहना चाहूंगा कि भाषा विज्ञान को बहुत ज्यादा इस यूनिट में एक तो आपको तिगंत प्रकरण है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और भाषा विज्ञान जो है इसको पढ़ लेना है, और महाभाष्य, बाकी सारी चीजें आपने पहले परीक्षाओं में भी पढ़ रखी है। तो इन सारी चीजों को पढ़ना है। भाषा विज्ञान पर आपको विशेष फोकस देना है, क्योंकि आकृति मूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण में बहुरूपीय परिवार आदि सारे जो हैं, किस परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं, ये सारी चीजें आपको भाषा विज्ञान में पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अपन वहां पर कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, सिलेक्टेड पढ़ना है। अब समय भी कम है, सिलेक्टेड पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन बेस्ट पढ़ो, कहीं ना कहीं वो परीक्षा में आपके काम आए, ऐसी चीज पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो बात हुई वह व्याकरण एवं भाषा विज्ञान से संबंधित इकाई जो थी उससे संबंधित बात कर ली। तो इस प्रकार से ये 3 इकाइयां हैं वो फर्स्ट पेपर की हैं। तो हमें क्या क्या किस टॉपिक पे फोकस करना है ये चीज हमने देख ली है। अब सेकेंड पेपर की बात करते हैं कि सेकेंड पेपर में हमें क्या करना है। चलिए, सेकेंड पेपर में बात करें तो एक सबसे पहला जो है वह नाट्यशास्त्र का पहला, द्वितीय और छठा अध्याय, पहला, दूसरा और छठा अध्याय, उसमें जो है पहला, दूसरा और छठा अध्याय जो है, इसमें आपको जो करना है वो क्या करना है, तो इसमें जो कारिकाएं हैं उन कारिका मैं फिर कहना चाहूंगा आप नोट्स के भरोसे ही नहीं बैठे, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा, ऐसा विषय है जिसमें अगर परीक्षक चाहे तो श्लोक या कारिकाएं उठा करके परीक्षा में पूछ लेता है, और तब हमें पता होना चाहिए कि उस डैश रिक्त स्थान में क्या आनी चाहिए। तो इसकी जो कारिकाएं हैं उसको आपको देख लेना है। इसके बाद द्वितीय जो अध्याय है उसको देख लेना है, छठा अध्याय है उसको देख लेना है। और नाट्यशास्त्र जो है उसको पूरे 3 अध्यायों को पढ़ने में भी कहीं कारिकाओं से पढ़ोगे तो आप समय लगना भी नहीं है। एक दिन में तीनों, मतलब पहला जो नाट्यशास्त्र है उसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका नो डाउट 4-5 बार रिवीजन हो चुका है ऐसा मैं मानता हूं, तो अब आपको कहीं पर भी समस्या आनी नहीं चाहिए। 10 रूपक की बात करें तो पहला और तीसरा प्रकाश है वो इंपॉर्टेंट है। पहला और तीसरे प्रकाश में सिलेक्टेड मैटर है, सिलेक्टेड कारिकाएं हैं, वो चीज आपको यहां से पढ़ लेनी है। और ज्यादा इन दोनों पर फोकस करने की कहीं जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि इसके क्वेश्चन है वो भी सिलेक्टेड आते हैं, इजी आते हैं, और आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ज्यादा कहीं टफ लगता भी नहीं है, सब लोग कर लेते हैं। अब तीसरी बात करते हैं जो कि है काव्य प्रकाश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे मैं कहना चाहूंगा कि काव्य प्रकाश को बहुत अच्छे से करके जाएं, काव्य प्रकाश को बहुत अच्छे से करके जाएं। लगभग मैं कहना चाहूंगा पूरे पेपर की बात करें तो 25% से 30% जो क्वेश्चन होते हैं वह काव्य प्रकाश से संबंधित प्रश्न होते हैं। हो सकता है वह अभिहितान्वयवाद होगा, अन्विताभिधानवाद होगा, या अलंकार हो सकते हैं, या फिर काव्य की जो परिभाषाएं हैं, ध्वनि काव्य है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, अधम काव्य है, वहां से हो सकते हैं, या फिर काव्य का लक्षण हो सकता है, या फिर गुण और अलंकार में जो भेद है उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, या फिर जो रसगत दोष है 13, ये चीज याद रख लेना, 13 जो रसगत दोष हैं उन सारे दोषों को उस जो 6 लाइनों की कारिका है उस 6 लाइनों की कारिका और 6 लाइनों के जो उदाहरण है एज इट इज उन श्लोकों को याद कर लीजिए कि उसमें वो दोष है तो क्यों है। ठीक है, वो सारे चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उनके उदाहरण इतिहास रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का कि उनके जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में से प्रश्न पूछे गए हैं, और उन उदाहरणों में से फिर पूछ लेता है कि इसमें कौन सा दोष है। ठीक है, या फिर पूछ लेता कि इस दोष का उदाहरण कौन सा है, तो वो 13 की 13 कारिकाएं, मैं फिर कहना चाहूंगा 13 दोष कौन से हैं और उन दोषों के उदाहरण कौन से हैं, ये चीज आपको काव्य प्रकाश में याद कर लेनी है। और इसके बाद में जो भी माधुर्य गुण है, ओज गुण, ये सारे गुण हैं, उन गुणों के लक्षण क्या हैं और लक्षणों के साथ में उदाहरण क्या है
वो भी आपको याद हो जाने चाहिए। काव्य प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, काव्य प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से करके जाइएगा। देखना आपको ये चीज काव्य प्रकाश है, उसके अगर क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपको परीक्षा में लीड लेकर के आप नंबरों के आगे जाएंगे और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं साहित्य दर्पण, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो इन्होंने विभिन्न आचार्यों का खंडन किया है काव्य लक्षण का, वह बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये साहित्य दर्पण की बात कर ली अपन ने। और ध्वन्यालोक की बात करें तो प्रथम उद्योत हमारे सिलेबस में है, उसकी 19 कारिकाएं जो हैं वह 19 कारिकाएं हमें याद होनी चाहिए। और इसमें जो 3 वाद हैं, है ना, तीनों वाद जो हैं वह तीनों वाद जो हैं वो कौन कह रहा है। ठीक है, अलक्षणीयवादी कह रहे हैं, अभाववादी कह रहे हैं या लक्षणावादी, कौन क्या कह रहा है, वो सारी चीजें हमें ध्वन्यालोक में पता होनी चाहिए। और इसमें 19 कारिकाएं हैं, 19 कारिकाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो बात हो गई वह तो ध्वन्यालोक की बात हो गई। और इसमें मैं फिर कहना चाहूंगा काव्य प्रकाश को आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण को आप अच्छे से करके जाइएगा। और ध्वन्यालोक, तो ध्वन्यालोक को भी अच्छे से करके जाइएगा। इसमें आपको लगता है 19 कारिकाएं हैं, लेकिन 19 कारिकाएं जहां पर डीप में से प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं वह ये 3 हैं, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और ध्वन्यालोक। नाट्यशास्त्र और 10 रूपक जो है वह लिमिटेड सेलेक्टेड मैटर है और एक 2 बार या 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बात हुई वह पहली इकाई की बात हुई सेकंड पेपर की। दूसरी बात करते हैं संस्कृत साहित्य पुराण एवं अभिलेख। पुराण एवं अभिलेख, रामायण महाभारत आप सभी को पता है और इसमें से प्रश्न आते हैं और आप सभी कर भी लेते हो। लेकिन रामायण और महाभारत की बात करें तो कुछ आख्यान हैं, तो वो कौन सा आख्यान किस कांड में है ये पता होना चाहिए। और महाभारत की बात करें तो कौन सा आख्यान या कौन सा संवाद है वह महाभारत के किस पर्व में है। ठीक है, जैसे कि शकुंतलोपाख्यान किस सर्ग में, किस पर्व में है ये पता होना चाहिए। किरातार्जुनीयम का जो है वह किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से ली गई है ये पता होनी चाहिए। ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें आख्यान जो हैं या वह हमें पता होना चाहिए कि रामायण और महाभारत से कहाँ से लिए गया है। रामायण में जो बाल कांड है उससे मोस्ट ऑफ आख्यान लिए गए हैं, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। पुराण की बात करें तो पुराण की बात करें तो पुराणों में एक तो श्लोक कितने हैं और इन पुराणों को कितने भागों में बांटा गया है, या कोई भी जैसे काशिक भाग है, काशी खंड है, वह किस पुराण का है। ऐसे प्रश्न जैसे उनका विभाजन है वह किस में किया गया है, ये चीज पता होनी चाहिए। और दूसरी बात कौन सा भाग है वह किस पुराण का है ये पता होना चाहिए, या फिर उसका पुराण का विशेष कोई परिशिष्ट हो। तो जैसे प्रेत कल्प है गरुड़ पुराण का है, ये सारी चीजें ऐसा कोई विशिष्ट परिशिष्ट हो तो ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो है वह पुराण से संबंधित कुछ बातें हैं तो वह परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि आप अर्थशास्त्र ला करके पढ़िएगा, थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन समझ में आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं स्मृति ग्रंथ जो हैं, एक मनुस्मृति और दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति, दोनों हमारे स्मृति ग्रंथ सिलेबस में है। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा लगभग 300-350 श्लोक हैं इसमें, तो आप इन दोनों किताबों में से खुद के नोट्स बनाएं, कारिकाओं में से नोट्स बनाएं और उसमें से बहुत सी जैसे पिता ब्राह्मणों मूर्ति प्रजापति प्रता, ऐसे आचार्य ब्राह्मणों मूर्ति, ऐसी को बहुत सारी कुछ पंक्तियां हैं जो एज इट इज परीक्षाओं में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो आप जब इनको पढ़ेंगे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, तब आप पाएंगे कि लगभग 300-350 में से लगभग 100-150 कारिकाएं ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो इनके नोट्स आपको कारिकाओं के माध्यम से खुद के ही बनानी चाहिए, नोट्स के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। ये चीज मैं कहना चाहूंगा। पूरा लिपि और अभिलेख से संबंधित प्रश्न जो मैटर है वो आपको नेट की गाइड से या आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वह सफिशिएंट है। और एक दूसरा चीज है अशोक के अभिलेख, जो अशोक सम्राट थे उनके अभिलेखों का जो विषय है उसको भी आपको नेट के माध्यम से, नेट की गाइड के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से भी आपको
कलेक्ट करना चाहिए और उसको वहां से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पूरा लिपि और अभिलेख का मैटर मोस्ट ऑफ सभी बच्चों को नहीं मिलता है। जितना आप इसमें डीप जाकर के पढ़ेंगे तो आप कुछ अच्छा पेपर में बेस्ट अपना दे पाएंगे और उसका खामियाजा आपको चयन में कहीं ना कहीं आपको फायदा इसका मिलेगा। तो ये बात हुई संस्कृत साहित्य पुराण एवं अभिलेख से संबंधित। अगली बात करते हैं वह है गद्य, संस्कृत गद्य पद्य नाटक और चंपू, इनकी बात करते हैं। देखिए तो इसमें कुछ है, एक तो रचनाओं का सामान्य परिचय है, दूसरा है ग्रंथों का विशिष्ट परिचय है। ठीक है, दो चीजें हैं। तो महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, जब सामान्य अध्ययन की बात करें तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, तो वो ग्रंथ के रचनाकार कौन है, उसमें सर्ग या अंक कितने हैं, और उसमें महत्वपूर्ण कोई घटना है तो उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसका नायक कौन है, नायिका कौन है, प्रधान रस कौन है, ये सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। और उसमें जो सूक्तियां हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो सूक्तियां हैं, उन सूक्तियों के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सूक्तियां परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि सामान्य अध्ययन के लिए हम सारी रचनाओं, जैसे मृच्छकटिकम हमारे सिलेबस में है सामान्य परिचय में, और हम लगे हैं मृच्छकटिकम पूरी ले आए हैं और पूरी आगे से पीछे पढ़ रहे हैं। नहीं, इतना डीप में जाकर के पढ़ना नहीं है, क्योंकि अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब तक आपके पास समय होगा तो आपने पढ़ लिया होगा, और जिन्होंने पढ़ लिया है तो उसके आपने नोट्स भी बना रखे होंगे, तो उन नोट्स को पढ़ लें। ऐसा नहीं हो कि सर ने बोला है तो आप पढ़े ही नहीं, पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो कि आप मृच्छकटिकम ला रहे हो और आगे से पीछे पढ़ रहे हो, 4 दिन मृच्छकटिकम में ही हो गए। ऐसा आपको गलती नहीं करनी है, सिर्फ सामान्य परिचय आपको पता होनी चाहिए। मुख्य तौर पर इस इकाई में आपको सूक्तियां जो हैं उन सूक्तियों पर फोकस करना है। सूक्तियां हमें याद होनी चाहिए, किस ग्रंथ की सूक्तियां हैं। बाकी बात करते हैं विशिष्ट अध्ययन की। बात करते हैं विशिष्ट अध्ययन की। तो विशिष्ट अध्ययन की बात करें तो हमें यहां पर प्रत्येक जो ये है, अभिज्ञान शाकुंतलम चौथा अंक, रघुवंश पहला और त्रयोदश सर्ग 13वां सर्ग, किरात अर्जुनीम का पहला सर्ग, शिशुपाल वध का पहला सर्ग, कुमार संभव का 5वां सर्ग और कादंबरी का कथामुख से जाबाली आश्रम पर्यंत जो भाग है उसको पढ़ना है। तो इनमें मैं बात करूं तो इनकी सारी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक लेकर के आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि परीक्षक अगर थोड़ा सा डीप में जाकर के पेपर बना ले तो हो सकता है कि कौन सी लाइन किसने कही है ये हमें पता होने चाहिए। मुख्य तौर पर अभिज्ञान शाकुंतलम में किसने, कौन सी लाइन अनुसुईया ने कही है, कौन सी प्रियंवदा ने कही है, कौन सी कण्व ने कही है, ये सारी चीजें हमें इसमें पता होनी चाहिए। रघुवंश का पहला सर्ग, सारे जितने श्लोक हैं 92 या 96 कुछ श्लोक हैं, ये सारी चीजें हमें रघुवंश के पहले सर्ग की पता होनी चाहिए। और त्रयोदश सर्ग में कौन सा किस ऋषि के लिए, शरभंग ऋषि है उसमें या फिर सुतीक्ष्ण ऋषि हैं, तो कुछ लाइनें ऐसी हैं जो उनके बारे में बता रही है, तो वो लाइन एज इट इज आ सकती है कि ये किस ऋषि के लिए कहा गई है। ये सारे प्रश्न इससे संबंधित हमने हमारी टेस्ट सीरीज में भी दिए हैं और बहुत से लोगों ने गलत भी किया है, कुछ लोग जिनकी अच्छी तैयारी है उन्होंने सही भी किया है। तो ये त्रयोदश सर्ग जो है उसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जो सारी चीजें हैं उनको आपने किया ही है और नहीं किया है तो इनकी रेफरेंस बुक लेकर के आपको पढ़ना है। एक कादंबरी से रिलेटेड प्रश्न एक बच्चे पूछते हैं कि सर कादंबरी की क्लास आप वीडियो बना लीजिए, हमें समझ में नहीं आती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कादंबरी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया गया है बाणभट्ट के द्वारा, लेकिन अब इसमें सारी आप रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो एक तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस कादंबरी का हिंदी अनुवाद या फिर कह सकते हैं कि इसकी स्टोरी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे विशेषण, जैसे शुक का विशेषण है या फिर जाबाली का विशेषण है, तो इतने सारे विशेषण या किसी नदी का विशेषण, इस सारे विशेषणों को आप याद नहीं कर सकते हो, और कर भी लिया तो कहीं ना कहीं परीक्षा में कंफ्यूजन के चांस भी बनते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि कादंबरी जो है, इस कादंबरी की एक थीम जो है वो थीम हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इकाई है, इसकी बात हो गई कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अगली बात करते हैं कि राजस्थान अर्वाचीन जो कवि हैं इनकी बात करें तो राजस्थान इसमें जो कवि हैं वह 17 कवियां हैं। मधुसूदन ओझा साहब हैं, गिरिधर शर्मा नवरत्न, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, गिरिधर व्यास जो हैं, हरिद्विज व्यास है, ब्रह्मानंद शर्मा, हरिनारायण शास्त्री,
ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप प्रयास कीजिएगा। 25 क्वेश्चन आते हैं लगभग, और आप, मैं कहना चाहूंगा इस इकाई को बहुत अच्छी करके जाएं और पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए इसमें, क्योंकि ये इकाई में आप कह सकता हूं कि इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आप सभी कोशिश भी कीजिएगा। इन सारे कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व, इसका मैटर हमारे पास वीडियो कोर्स भी इसका हमने लॉन्च कर रखा है और पीडीएफ के माध्यम से भी हमने नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं। और इसका बेनिफिट, इसके साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी है कि वो कहीं ना कहीं आपको एज इट इज दिमाग में बैठ जाए। और ये सारी चीजें हैं, ये यूनिट है वह पूरी इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे क्वेश्चन, मैं आपसे उम्मीद लगाता हूं कि इसमें से सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इस प्रकार से जो आज की क्लास है, आज की वीडियो के माध्यम से हमने 100 दिन की रणनीति जो है वह क्या होनी चाहिए इसको देखा है और आप इस रणनीति के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए। नो डाउट इस रणनीति के साथ में आप चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिलेबस मैंने जो बताया उसी को पढ़ लीजिए, नहीं, आपने जो पढ़ा है उसको पूरा एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना आपको टाइम मिलता है उतना उसको रिवीजन कीजिएगा। अधिक से अधिक टाइम आपको आपकी तैयारी को देना है और जो यूनिट पे मैंने फोकस किया है उस यूनिट को आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर करके उसकी तैयारी करनी है और आप निश्चित सफलता के शिखर को प्राप्त करेंगे। और क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैटर आप पढ़ रहे हैं और बहुत जोश और जुनून के साथ आप पढ़ रहे हैं, तो निश्चित सफलता मिलेगी ही मिलेगी। भगवान पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और इसी भावना के साथ चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। धन्यवाद।